गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से कौन कौन सी क्वालिटी के जो टेक्सटाइल्स थे वो इंडिया से मंगवाए जाते थे। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स भी थे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें बनाई जाती थी। सबसे पहले आप इंडेक्स देखिए, प्लेन वाइट जो है वो स्टार का साइन इसका दिया गया है। चेक्स एंड स्ट्रिप्स जो हैं उसके लिए ये साइन दिया गया है। चेन्स के लिए देखिए स्क्वायर बनाया गया है और सिल्क के लिए ट्रायंगल बनाया गया है। तो ये देखिए, अगर हम बात करें डेक्का बंगाल के अंदर, ये देखो तो यहाँ पर आ जाता है आपका स्टार और फिर चेन्स। स्टार और चेन्स की अगर हम बात करें, ये देखिए डेक्का में स्क्वायर है, स्टार है, तो स्क्वायर का मीनिंग क्या है, चेंट है, और स्टार का मतलब क्या है, प्लेन वाइट। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें मिलती थी। ये सेंटर था। बनारस में देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, यानी सिल्क का इम्पोर्टेंट सेंटर था। तो ये आपको करने हैं। उसके बाद आता है आपका कि वीवर्स थे कौन एक्चुअल में, क्या कोई स्पेशल कम्युनिटी थी? अगर स्पेशल कम्युनिटी थी तो वो किस स्टेट से बिलोंग करती थी? वीवर्स, हु वर द वीवर्स? वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, यानी कि जो वीविंग में स्पेशलाइज्ड होते थे। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। उनके स्किल्स थे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती थी। द तंती वीवर्स ऑफ बंगाल, अब बंगाल की जो कम्युनिटी है उसको टेंटी वीवर्स बोलते हैं। द जुलाहाज और मोमिन वीवर्स इन नॉर्थ इंडिया, अब जो नॉर्थ इंडिया की जो कम्युनिटी थी जो वीविंग करती थी उसको जुलाहाज और मोमिन वीवर्स बोलते थे। साले एंड कैकोलार एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया की दे दी। तो ये सम कम्युनिटीज़ थी वीविंग के लिए फेमस थी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग, अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। पहली स्टेज में जो काम होता था वीविंग का वो मोस्टली वुमेन करती थी। द चरखा एंड तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, चरखा और तकली जो है वो हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट से। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver। और इस तरह से स्पिनिंग एक बार ख़त्म होने के बाद फिर क्या होता था, वो जो वोवन थ्रेड है उसको क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था वीवर के जरिए। वीवर उसको करता था। इन मोस्ट कम्युनिटीज़ वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन, और मोस्ट कम्युनिटीज़ में क्या होता था, वीविंग जो काम होता था वो मैन करता था। वीमेन ने क्या किया, जो चरखा है उसके ऊपर वो सूत को काटती और जैसे वो धागा बन जाता तो उससे फिर वो कपड़े बुनते। कपड़े बुनने का काम जो है वो मैन करते थे। फॉर कलर्ड टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर। अब कलर्ड टेक्सटाइल्स अगर बनाने होते, कपड़े बनाने होते तो वो क्या करते, जो डायर होता है, डाई करने वाला जो बोलते हैं ना हम कि डाई, आपने देखा भी होगा, तो थ्रेड को वो डाई करते थे, नॉन एज रंगरेज, और उनको रंगरेज कहा जाता था, तो जो डाई करते थे। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर्स नीडिड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज चिपिकर्स। और प्रिंटेड क्लॉथ के लिए वीवर्स को किसकी ज़रूरत होती थी, किसकी हेल्प की ज़रूरत होती थी? जो स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंटर्स हो, जिसको छिपिगर्स कहा जाता था, उनकी ज़रूरत होती थी। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लिवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। और इस तरह से लाखों लोगों को इससे जो है अपना जीवन यापन वो करते थे, उनको इनकम होती थी, वो अपनी लाइफ जो है वो जीते थे। ये पढ़ लिया आपने, हु वर द वीवर्स। उसके बाद आता है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, कि इंडियन टेक्सटाइल्स डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी कि वो डाउनफॉल कैसे आया उसके अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। ब्रिटेन में आपको पता है स्पिनिंग इंजन ही आ गई, स्टीम इंजन आ गया था, और वहाँ पर कैलिको एक्ट लागू कर दिया गया था। तो काफ़ी सारे तरीके रास्ते थे जिनसे इंडियन टेक्सटाइल्स जो है वो डिक्लाइन हुआ। फर्स्ट, Indian textiles now had to compete with British textiles in the European and American markets। अब इंडियन टेक्सटाइल्स को क्या करना था, अब कंपटीशन हो गया था ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के साथ यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में। सेकंड, exporting textiles to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain।
अब ब्रिटेन ने क्या किया, कैलिको एक्ट लगा दिया और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स कर दिया कि जो इंडिया से कपड़ा आएगा उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा बढ़ा दो ताकि उसे कोई खरीदे ही ना। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional market in Africa। तो 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या हुआ, जो अफ्रीका की जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में उन्होंने एक अच्छा अपना जो मार्केट है वो बना ली थी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल्स ने। अमेरिका एंड यूरोप, अमेरिका और यूरोप के अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ कि जो इंडिया के जो वीवर्स थे, हज़ारों वीवर्स, उनको अब काम से निकाल दिया गया। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट, और बंगाल के जो वीवर्स थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट। अब यूरोपियन और जो इंग्लिश कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, इंडियन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया, और उनके जो एजेंट्स थे अब वो क्या करते थे, अब वो एडवांस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज, अब वो एडवांस नहीं देते थे किसी भी तरीके से भी। पहले तो एडवांस देते थे, भी आप कपड़ा बुनोगे, ये लो एडवांस लो, हमें इतना कपड़ा चाहिए। डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पेटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। अब जो परेशान हो गए थे वीवर्स, उन्होंने क्या लिखा, अपील की गवर्नमेंट से कि उनकी हेल्प की जाए। बट वर्स वॉज स्टिल टू कम, लेकिन अभी और बुरा होना बाकी था। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स, कि ब्रिटेन का जो कपड़ा है वो आ गया था इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट बाय द 1880s 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथ्स worn by Indians were made of cloth produced in Britain। अब देखिए इतना सारा कपड़ा आ गया था, 75% क्लॉथ जो है वो इंडिया की मार्केट में ब्रिटेन से आ गया था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, मशीन से तैयार होता था, वो चीप रेट में तैयार हो जाता था और लार्ज क्वांटिटी में तैयार हो जाता था। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट आल्सो स्पाइनर्स। और स्पिनर्स भी इससे काफ़ी बुरा असर पड़ा इसके ऊपर, वीवर्स के ऊपर भी। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस। वो वुमेन करती थी सारा काम, ये उससे वो अपना जीवन चला रही थी, अब वो भी उनका लिए बिल्कुल बंद हो गया, वो जॉबलेस हो गई। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। हैंडलूम जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ इंडिया से। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स। कुछ कपड़े ऐसे थे जो मशीन से नहीं बन सकते थे। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लॉथ विद ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न्स। अब साड़ीज और जो इंट्रिकेट बॉर्डर्स थे और कपड़े जो थे वो ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न से वो मशीन कैसे तैयार कर सकते थे। These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes। इसकी डिमांड तो रिच पीपल के बीच में भी थी और मिडिल क्लास लोगों के बीच में थी। Nor did the textile manufacturers in Britain produce। They were coarse cloths used by the poor people in India। और जो ब्रिटिशर्स वो मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकते थे, जो पुअर पीपल जो मोटा कपड़ा यूज करते थे वो। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म रह गई थी हमारी, 20 वीवर्स ऑफ बंगाल देखिए, और फिर उसके बाद ओरेंग, अ पर्शियन टर्म फॉर ए वेयर हाउस। इसको वेयर हाउस कहा जाता था पर्शियन लैंग्वेज में। अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड आल्सो रेफर्स टू अ वर्कशॉप। आज के लिए इतना ही।